नमस्कार छात्रों, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ तत्सत इस कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। आप कहानी सम्राट प्रेमचंद की वैचारिक परंपरा का सफलता से निर्वाह करने वाले लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म 2 जनवरी 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, परंतु 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में आप शामिल हो गए थे, इसलिए आपने शिक्षा अधूरी छोड़ दी। आप हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण आपके उपन्यासों की महत्वपूर्ण विशेषता है। आपकी कहानियां भी उन मूल तत्व या विचारों को पाठकों के मन में जागृत करती है, जो विचार हमारी जीवन की समस्याओं की गहराई में छिपे रहते हैं। अर्थात किसी समस्या की जड़ या मूल कारण को आपकी कहानी उजागर करती है। साहित्य अकादमी द्वारा आपको सम्माननीय फेलोशिप प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। सन 1988 में आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। त्यागपत्र और कल्याणी आपके उपन्यास है। पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या ये आपके कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश ये आपका प्रसिद्ध नाटक है। मेरे भटकाव, ये और वे ये आपके संस्मरण है। साहित्य और संस्कृति यह आपका आलोचनात्मक ग्रंथ है। यह पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। कहानी साहित्य क्षेत्र की प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय विधा है। गल्प, कथा इन नामों से भी यह विधा जानी जाती है। कहानी मनोरंजन के साथ साथ जीवन की विभिन्न समस्याओं, पहलुओं को भी व्यक्त करती है। समाज में व्याप्त कुरीति तथा रूढ़ियों का विरोध करके नए सुंदर समाज की स्थापना करना यह कहानी का उद्देश्य है। पाठ का परिचय। तत्सत यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। हम सबसे पहले इसके शीर्षक पर विचार करेंगे। तत्सत मतलब ही तत् अधिक सत। तत् मतलब वह मूल आदि शक्ति ईश्वर। इस संसार में सिर्फ वही शक्ति सत्य है, चिरंतन है। हम सब प्राणी मात्र भी उससे निर्मित है, विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रतीक है। मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति के अहंकार में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और वह उस चिरंतन शाश्वत शक्ति को स्वीकार नहीं करता। अन्य प्राणी मात्रों को भी तुच्छ मानता है और इसी कारण समाज में आज अशांति, असमाधान फैला हुआ नजर आता है। कहानी इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि सृष्टि में हर प्राणी मात्र का, पशु पंछी सबका अपना स्थान है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे भी अपना महत्व रखते हैं। इन सब की इस जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु हम सबको इस अलौकिक शक्ति, सर्वशक्तिमान का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। वह शक्ति ही सृष्टि का अंतिम सत्य है। इसलिए शीर्षक तत्सत अत्यंत सार्थ है। कहानी प्रतीकात्मक है। यहाँ जो पेड़ पौधे जानवर हम देखेंगे वे विशिष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है। साथ ही ये काल्पनिक ढंग से लिखी गई है, जिसमें ये पेड़ पौधे प्राणी हमारी तरह बोल रहे हैं। हम अब कहानी की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप यह उद्देश्य समझ पाओगे। कहानी जंगल में घटित होती है, इसलिए पात्रों के रूप में आपको बड़, बबूल, सेमर, सिरिस, बांस, साल ये सारे वृक्ष नजर आएंगे। यहाँ आप उनके चित्र देख सकते हो। कहानी का प्रारंभ 2 शिकारियों के एक घने जंगल में प्रवेश से होता है। ये दोनों भी बहुत अनुभवी पुराने शिकारी है, मगर उन्होंने पहली बार ऐसा घना जंगल देखा है। ये जंगल इतना घना था, उसे देखकर दहशत मतलब ही डर निर्माण होता था। दोनों शिकारी थोड़े थके हुए थे, इसलिए वे पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं। वे दोनों भी ये कहते हैं कि इतना भयंकर, इतना घना जंगल वे पहली बार देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वे उठकर चले जाते हैं।
तब शीशम का पेड़ बड़ के पेड़ से पूछता है कि बड़दादा, तुम्हारी छाया में ये कौन बैठे थे? बड़दादा अर्थात बड़ का घना विशाल पेड़ उत्तर देता है कि वे तो चले गए। बड़ का पेड़ शीशम के पेड़ से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वे कौन थे? तुम उन्हें पहचानते नहीं हो? शीशम के पेड़ ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, उसे वे बड़े अजीब लगे थे। बड़दादा आगे बताता है कि मैं जब छोटा था तब मैंने उन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। उसे भी आश्चर्य होता है कि इनमें पत्ते नहीं और वे अपनी शाखाओं पर चलते हैं। वास्तव में ये वाक्य आपको बड़ा अजीब लगेगा, मगर इस वाक्य द्वारा लेखक जैनेंद्र हमें बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य सब सजीव है, सिर्फ सबकी विशेषताएं अलग है। वे भी हमारे बारे में सोच सकते हैं, जैसे हम पेड़ों के बारे में कुछ विचार करते हैं, उनके रूप रंग आकार के बारे में हमारे मन में विचार आते हैं। पेड़ भी शायद हमारे विशेषताओं के बारे में सोचते होंगे। पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, उनकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक पहुंचती है और पेड़ का पोषण होता है। मनुष्य को खुद ही उठकर चलने फिरने की सुविधा है, वह कहीं भी जा सकता है, मगर दोनों भी सजीव है। लेखक काल्पनिक शैली में यह बात कहते हैं कि पेड़ों को मनुष्य को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। शीशम का पेड़ भी अपना आश्चर्य न छिपाते हुए कहता है कि आदमी क्या इतने छोटे ही रहते हैं, हमारी तरह ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ते। बड़ का पेड़ शीशम के पेड़ को समझाता है कि हमारे जैसे ऊंचे नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जड़ें नहीं होती। वे अपनी शाखाओं के सहारे अर्थात पैरों के सहारे चलते हैं। ये हमारी तरह ऊपर बढ़ नहीं सकते। इतने में कांटेदार और छोटे छोटे पत्तों वाला बबूल का पेड़ पूछता है, बड़दादा, आप तो उम्र में हम सबसे बड़े हो, आपने बहुत सारा समय गुजरते देखा है, क्या आपको वन क्या है यह पता है? बबूल के पेड़ ने सुना था कि वे दोनों आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, इसलिए वह पूछता है, तुमने किसी भयंकर वन को देखा है? यहाँ ये संवाद प्रतीकात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। जंगल में रहने वाले पेड़ों को ही वन क्या है ये पता नहीं है। वे जब उसके बारे में सुनते हैं तब उनमें उत्सुकता निर्माण होती है कि ये भयानक वन क्या है। वे एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि वन क्या है। हमें लगेगा कि जिन पेड़ों से मिलकर ही वन तैयार हुआ है, वे कैसे वन का मतलब नहीं समझते। मुझे यहाँ ये बताना है कि लेखक जैनेंद्र कुमार यहाँ हम सब प्राणी मात्रों की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। हम सभी सजीवों से मिलकर यह सृष्टि, यह संसार बना है और हमें इसका रहस्य जानने की उत्सुकता होती है। युगों युगों से मनुष्य इस सृष्टि का रहस्य जानने के लिए उत्सुक है, प्रयत्नशील है। इन सब के मन में भय भी है और उत्सुकता भी है कि ये वन क्या है। शीशम का पेड़ भी कहता है कि उसने भी जंगल के बारे में कुछ सुना है, पर ठीक से उसे भी पता नहीं। हम मनुष्यों की अवस्था भी यही है कि हम संसार की निर्मिति के बारे में कुछ अधूरी जानकारी रखते हैं। ज्ञानी लोग उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। बड़ का पेड़ ऐसे ही बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। वह कहता है कि मैंने तो शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया ऐसे कई जानवर देखे हैं, मगर वन नाम का कोई जानवर मैंने नहीं देखा। एक पेड़ कहता है कि वन शायद शेर और चीता से भी डरावना प्राणी हो सकता है, मगर बड़ का पेड़ कहता है, तुम क्यों उस अनदेखे जानवर को भयानक कहते हो? मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मुझे कोई शत्रु नहीं। मैं उस अनदेखे वन को ऐसे भयानक रूप में नहीं सोच सकता। बबूल का पेड़ बड़दादा से कहता है कि बात सिर्फ प्रेम की नहीं है, मेरे पूरे शरीर पर कांटे हैं। मुझे इसीलिए डर लगता है कि वे आदमी उस वन को भयावह मानते, उससे डरते हैं, तो क्या ये वन चीता इस जानवर से भी ताकतवर होगा? बड़दादा भी उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं और आदमी को कई बार पेड़ की टूटी टहनी डाली को जलाकर उसे शेर, चीता जैसे बड़े बड़े जानवरों की शिकार करते हुए देखा, ये बताते हैं। परंतु मैंने वन नाम के किसी प्राणी की लाश नहीं देखी, मतलब ही मनुष्य उसे आज तक मार नहीं सका, मतलब ही बड़ा खौफनाक डरावना जानवर होगा ये वन, ऐसा वे भी सोचते हैं। अब हम देखेंगे कि वन के बारे में जंगल के सभी पेड़ों में चर्चा शुरू होती है, जिससे बड़, बबूल, बांस, शीशम, यहाँ तक कि जंगल में बिछी हुई घास भी सहभागी होती है। शेर, सांप से भी
वे उनकी राय पूछते हैं। सब वन के बारे में अपना तर्क बताते हैं। वास्तव में वन के बारे में एक तो सबके पास अधूरा ज्ञान है या बिल्कुल जानते नहीं है। अर्थात हमने बचपन में 7 अंधे व्यक्ति और एक हाथी की कहानी सुनी थी। वे 7 अंधे हाथी के कान, पांव, पूंछ, सूंड आदि अवयवों को हाथ से स्पर्श करके हाथी के रूप और आकार की कल्पना करते हैं। वैसे ही यहाँ पेड़ और जानवर वन के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, अपना अधूरा ज्ञान व्यक्त कर रहे हैं। आप सोचोगे कि ये क्या बात है? एक तो पेड़ और प्राणी हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, और क्या वे जंगल मतलब ही वन का अर्थ नहीं समझते? वास्तव में ये प्रतीकात्मक बात है। सारे पेड़ पौधे प्राणी मतलब ही जीव सृष्टि के प्रतीक है। इन सब का सृष्टि में अपना विशिष्ट स्थान है। ये सब महत्वपूर्ण है, परंतु हम सब नश्वर है। हमसे श्रेष्ठ वह चिरंतन शक्ति है जो शाश्वत सत्य है, जिसे हम ईश्वर भगवान मानते हैं, जिसका संपूर्ण नियंत्रण इस सृष्टि पर है। यह शक्ति हमें नजर नहीं आती, मगर वह होती है। हम सब के मन में उस अलौकिक शक्ति को जानने समझने की उत्सुकता रहती है। सामान्य व्यक्ति, धर्मज्ञानी, वैज्ञानिक सब इसे अपने तर्क और क्षमता के आधार पर ढूंढते रहते हैं। यहाँ इसी बात को जंगल के पेड़, जानवर इनके संवादों के माध्यम से दिखाया है। यह सारे पेड़ प्राणी जो बात करे उनमें कोई भी वन को मानता ही नहीं है, उसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, मगर शिकारियों की बात सुनकर डर तो सबके मन में है। बांस का पेड़ कहता है कि मुझे बताओ, मैं जानता हूँ, मैं अंदर से पोला मतलब ही खोखला हूँ और इसलिए मैं बहुत जानता हूँ। बांस के पेड़ के पत्तों से जब हवा बहती है तब वह सीटी जैसी आवाज निकालती है। बड़ का पेड़ उससे पूछता है कि तुम तो बहुत तीखी जबान में बोलते हो, क्या तुम वन को जानते हो? तुमने कभी उसे देखा है? बांस बहुत खाली खाली सी आवाज में कहता है कि हवा जब मुझसे बहती है तब वह शायद वन वन कहकर ही बह रही होगी, मगर वह रुकती कहाँ है, बहती ही रहती है। बड़ का पेड़ उसे चिढ़ाता है कि वंश बाबू मतलब ही बांस का पेड़, तुम अंदर से खाली हो और सीधे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो। थोड़ा ज्ञान होता है अर्थात अंदर से भरे होते तो विनम्रता से झुके होते, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति विनम्र ही अच्छा लगता है। ये उपदेश भी बड़ का बाबू उसे देते हैं, बड़ का पेड़ उसे देते हैं। तो इस प्रकार हमने इस भाग में देखा कि सारे पेड़ पौधे यहाँ पर उस अनदेखे वन के बारे में बोल रहे हैं। सबके मन में डर है, सबके मन में उत्सुकता है और सब अपने तर्क वितर्क कर रहे हैं। अगले भाग में हम आगे का हिस्सा देखेंगे। अब इस भाग में हमने जो नए शब्द देखे थे उन्हें एक बार दोहराते हैं। दहशत मतलब ही भय, डर। वास, कुछ समय के लिए किसी स्थान पर रुकना, रहना। अजब, अजीब, विचित्र। ओछा, बौना, छोटा। खौफनाक, भयानक। पोला, खोखला, खाली। मुझे विश्वास है कि आप इस भाग को समझ गए होंगे। आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।